हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने जा रहे हैं फिजिक्स, अपना जो पेपर नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे अपन। और अपन ना इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, और अपन बात करते हैं। देखो पेपर नंबर 3 स्टार्ट किया है अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। और चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है हमारा क्या है, परिपथ विश्लेषण एवं जाल प्रमेय। क्या है, सर्किट एनालिसिस एंड नेटवर्क थ्योरम्स। तो देखो सबसे पहले अपनी जो बुक का जो नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, हमारी बुक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। और अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, लेकिन क्या है कि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो बच्चों में प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अपने यहाँ जो शब्द है, बुक का नाम है, इसमें क्या है कि कई बार इसको बच्चे से बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह बोल देते हैं कई बार इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है कि डिफरेंस इसमें पता नहीं है बच्चों को। ठीक है, डिफरेंस पता नहीं है, तभी तो अपन क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। तो सबसे पहले देखो चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे पास और जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, उसमें क्या डिफरेंस है, अपन उसको देखते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है एकदम भी, क्योंकि अपन यार देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमारी जो बुक का जो नाम है वो क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ पे अपन हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे सबसे पहले तो अपन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपन हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसमें देखते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है उसको देखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में अपन डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। तो देखो आपको पता है कि एक आवेशित कण होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे अपन। देखो डिफरेंस समझना है अपन को किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो मुख्य डिफरेंस है वो क्या है, देखो बात करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स है अपने पास और एक है इलेक्ट्रिसिटी, दोनों अलग अलग ब्रांच हैं। अपन जब बीटेक करते हैं तो बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग ब्रांच है और इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच है। तो जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखो अपने पास क्या होता है, एक आवेशित कण होता है, एक आवेशित पार्टिकल होता है, एक कण होता है। ठीक है, एक आवेशित कण होता है, चार्ज पार्टिकल हमारे पास, और उसका नाम अपन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो एक आवेशित कण है, अगर वो क्या करता है, अगर वो गति करता है, मोशन करता है, तो आपको पता है कि अगर एक आवेशित कण है अगर वो गति करेगा तो आपको पता है बिल्कुल, ये तो अपन ने 12th क्लास में पढ़ लिया है, 11th में, क्योंकि ये तो अपन ने बिल्कुल जीरो लेवल है अपने पास। अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। एक आवेशित कण है, अगर वो मोशन करता है, गति करता है, तो अपन को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का निर्माण होता है, या विद्युत जनरेट होती है। तो विद्युत का निर्माण, विद्युत का क्या हुआ, विद्युत का उत्पादन हुआ, विद्युत का निर्माण हुआ या विद्युत जनरेट हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हुई, तो एक आवेशित कण है, अगर वो मोशन करेगा तो हमें विद्युत का उत्पादन या विद्युत का निर्माण होगा। तो अपन बात करते हैं जिस जिस भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि जिस अपन बात करते हैं जिस साइंस के अंतर्गत, जिस विज्ञान के अंतर्गत इस प्रक्रिया को समझाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वैद्युत भौतिकी। आई बात समझ में, इलेक्ट्रिसिटी को बोलेगा अपन वैद्युत भौतिकी बोलेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत अपन एक आवेशित कण की बात कर रहे हैं जो कि अपन इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। एक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अगर वो गति करता है तो विद्युत का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम जिस भौतिकी का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, वैद्युत भौतिकी, इलेक्ट्रिसिटी। आगे बात समझ में। लेकिन अब अपन देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे पास जो शब्द है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये कहाँ से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं। मान लो इलेक्ट्रिसिटी में अपन इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत जो भी अपन प्रक्रिया देखते हैं, क्या विद्युत का मापन होता है, एमीटर, वोल्टमीटर, जो भी
क्रिया प्रक्रिया होती है वो सब इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत करते हैं अपन। विद्युत का मापन करते हैं, विद्युत का मेजरमेंट जो भी करते हैं, और सारी प्रक्रियाएं अपन किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत भौतिकी में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं भाई। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपन ने हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स है वो थोड़ा अलग मैटर है। अब कैसे, समझो ध्यान से एकदम, अपन इसमें डिफरेंस देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो देखो ध्यान से देखना, एक मुख्य डिफरेंस अपन देखते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कैसे, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मैकेनिक्स से। इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स से बना हुआ है, अर्थात देखो यहाँ से अपन ने क्या उठा लिया, इलेक्ट्रो, और यहाँ से निक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स से बना हुआ है शब्द है इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स से बना हुआ है तो इसको अपन शाब्दिक अर्थ से समझते हैं। तो कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन, गति की बात करते हैं। तो सही बात है, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन की गति को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोशन को, गति को देखते हैं। तो आप ये कहोगे भाई इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है गति को तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ लिया है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे अपन जिस मोशन की बात करते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति की बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो गति की बात करते हैं। यहाँ पे भी एक आवेशित कण अपन लेते हैं, ठीक है, एक आवेशित कण ले लिया अपन ने, वो भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है। मान लो एक आवेशित कण है हमारे पास, एक चार्ज पार्टिकल है। एक आवेशित कण की बात करते हैं तो एक आवेशित कण है, मान लो एक आवेशित कण हमारे पास एक मेटेलिक प्लेट है, एक मेटेलिक प्लेट है, धातु की प्लेट है, जैसे मान लो ये अपनी मेटेलिक प्लेट है, ठीक है। इस मेटेलिक प्लेट में जब अपन इस आवेशित कण को प्रभावित करवाएंगे, समझो बात को, यानी कि इस आवेशित कण को जब अपन इसे मेटेलिक प्लेट में, धातु की जो प्लेट है हमारे पास, जब इसके अंतर्गत इसको प्रभावित करवाएंगे अपन, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी अर्थात जब आवेशित कण इसमें संचरित होगा, प्रभावित होगा, तो हम क्या देखते हैं कि विद्युत का उत्पादन होगा, अर्थात अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होगा। लेकिन ये तो अपन इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिए, लेकिन देखो जब अपन ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस मैटर के अंतर्गत, इस पदार्थ या धातु की छड़ के अंतर्गत जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का व्यवहार कैसा होगा इस धातु की छड़ के अंतर्गत। ये अपने पास धातु की प्लेट है, क्या है, धातु की प्लेट। तो इस धातु की प्लेट के अंतर्गत इस इलेक्ट्रॉन का या इस आवेशित या इस चार्ज पार्टिकल का जो व्यवहार है, जो नेचर है, वो किस प्रकार का प्रदर्शित होगा, किसके अंतर्गत, इस धातु की प्लेट के अंतर्गत। अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार इसके अंतर्गत होगा, तो वो जिस व्यवहार को प्रदर्शित करेगा, उस व्यवहार की जो अपन व्याख्या करते हैं वो किसके, कौन सी भौतिकी के अंदर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत करते हैं। नहीं समझ में आई बात, तो वापस समझते हैं इस बात को बिल्कुल शानदार तरीके से। बिल्कुल देखो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझो यार, देखो बात को बिल्कुल शानदार तरीके से समझने की कोशिश करो। देखो जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, गति करने के साथ साथ विद्युत का निर्माण होता है, तो उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत भौतिकी के अंतर्गत उसकी व्याख्या करते हैं अपन। लेकिन अपन बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी धातु की प्लेट के अंतर्गत जाता है, तो उसका व्यवहार, उसका नेचर किस प्रकार का है, उसको अपन समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से। अब देखो बिल्कुल शानदार तरीके से अपन उदाहरण की सहायता समझते हैं। तो देखो उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे देखो उदाहरण बात करते हैं। देखो उदाहरण मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके, बल्ब की बात करता हूँ, ठीक है, यानी कि अपन बात करते हैं बल्ब की। तो देखो बल्ब में अगर बात करते हैं अपन, एक तो हो गया बल्ब, हो गया ट्यूबलाइट, हो गई जैसे पंखा हो गया, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, क्या समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो अपन बल्ब की बात करते हैं तो वायर के अंतर्गत जब अपन आवेशित कण या पार्टिकल कण या विद्युत धारा अपन बोल सकते हैं, विद्युत धारा को जब प्रवाहित करवाते हैं, और लेकिन जब वो बल्ब के अंतर्गत अर्थात किसी पदार्थ के अंतर्गत जब वो प्रवेश करता है, तो ध्यान से देखो हमने प्रभावित तो किसको करवाया, हमने बल्ब के अंतर्गत भी इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रिसिटी को या धारा को प्रभावित करवाया, लेकिन हमने क्या देखा, वो तो जलने लग गया। अर्थात क्या हुआ, यहाँ पे जो आवेशित कण था उसका नेचर, उसकी प्रकृति बल्ब के अंतर्गत चेंज हो गई, और चेंज होने के साथ साथ में बल्ब ने क्या किया,
वहाँ पे प्रकाश ये ऊर्जा में उसको बदल दिया। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन था इसका जो नेचर है किसके अंदर, बल्ब के अंदर, वो चेंज हो गया। उसी के साथ देखो बात करते हैं पंखे की। अब पंखा है, पंखा जैसे मान लो अपन को वही इलेक्ट्रॉन दिया, वही विद्युत धारा प्रवाहित करवाई अपन ने किसमें, वायर में। लेकिन अपन बात करते हैं जब ये इसकी आंतरिक संरचना, अर्थात जो पंखा है हमारे पास, जो पंखे की जो आंतरिक संरचना है इसकी मतलब अंदर की जो संरचना है उसके अंतर्गत जब ये आवेशित कण प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, पंखा रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है। अर्थात देखो बल्ब में इस आवेशित कण की प्रकृति अलग थी और पंखे के अंतर्गत इसकी आवर्ती या मतलब इसकी जो प्रकृति है, आवर्ती नहीं इसकी प्रकृति है, इसकी नेचर है, वो चेंज हो गई। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अपन आवेशित कण की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं कि आवेशित कण है वो अलग अलग पदार्थ में, अलग अलग मैटर में अलग अलग प्रकृति शो करता है। तो उस प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हम जिस सांख्यिकी का या जिस विज्ञान का हम सहारा लेते हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आ गई होगी मेरे हिसाब से बात समझ में कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल साफ साफ डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो देखो ये तो हो गया अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का कि आपके दिमाग में इस चैप्टर की इमेज बननी चाहिए। और देखो सिंपल सी बात है, जब तक हमें चैप्टर का मतलब ही पता नहीं चलेगा तो चैप्टर को समझने में हमें इंटरेस्ट कम आएगा। तो ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी बात, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पे इसमें डिफरेंस बताया है। अब देखो चलते हैं अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट की तरफ। और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, परिपथ विश्लेषण, ठीक है, सर्किट एनालिसिस एंड नेटवर्क थ्योरम्स की बात करते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक शब्द है, हमारी जो भौतिकी है इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके भी कुछ शब्दकोश होते हैं। शब्दकोश का मतलब क्या है, जैसे अपन इंग्लिश में किसी भी चैप्टर का अध्ययन करते हैं तो हमें देखते हैं उसमें हार्ड वर्ड होती हैं, मीनिंग्स होती हैं। उसी प्रकार देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम शब्दकोश की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट का बेसिक पढ़ेंगे और वो बेसिक अपन को पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो बुक चलती है अपनी, इसमें पूरे में काम आने वाला है वो बेसिक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलेंगे बेसिक की तरफ। तो ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एकदम शानदार तरीके से। और ये आना भी चाहिए, वैसे एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा लेकिन बेसिक आपको जरूर आना चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है नॉर्मली, ठीक है। तो आगे चलते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। अब देखो चैप्टर को तो अपन ने स्टार्ट कर दिया है। देखो चैप्टर का जो नाम है हमारा वो क्या है, परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस और नेटवर्क थ्योरम्स है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो सर्किट होता है या नेटवर्क जाल क्या होता है। क्योंकि अपन जाल प्रमेय की बात करेंगे तो उसमें अपन को समझ में आना चाहिए कि जो नेटवर्क होता है जाल क्या होता है। नेटवर्क या जाल ये अपने पास बात करते हैं, ये होता क्या है, इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जाल को समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपना बेसिक चल रहा है एकदम, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स हैं। अपना आज की जो क्लास है वो मेरे हिसाब से बेसिक की क्लास रहेगी। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर फर्स्ट ही नहीं, ये चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड यूनिट, ये सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, मतलब सब में काम आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, ये समझ लो आप। तो देखो जाल को समझते हैं, जाल को समझते हैं अपन। तो जाल क्या होता है, देखो बिल्कुल शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना कि अपन बात करते हैं। देखो हमारे पास एक परिपथ होता है, ठीक है, एक परिपथ होता है मान लो, और उस परिपथ के अंतर्गत मान लो यदि अपन क्या करते हैं, देखो हमारे पास यदि हम उसमें एक कुंडली जोड़ देते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले अपन रेजिस्टेंस जोड़ दिया, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे कोयल जोड़ दी, ठीक है। तो समझने में वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने 12th क्लास में भी ये पढ़ लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। तो आप समझे कुछ, यानी कि हमने क्या करा, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास एक परिपथ था, एक सिंपल परिपथ था। परिपथ में हमने क्या कर दिया, हमने एक तो रेजिस्टेंस जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया, एक हमने कैपेसिटर संधारित्र जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने एक कुंडली L प्रेरकत्व जोड़ दिया यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि जब हम परिपथ में हमने एक साथ, जब हमने कुंडली, संधारित्र, प्रतिरोध, इन सभी को जोड़ दिया और साथ में हमने एक बैटरी लगा दी, V वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो हमने इस प्रकार हमने क्या करा कि हमने परिपथ में मतलब एक से अधिक उपकरण लगा दिए, जो कि देखो प्रतिरोध है हमारे पास, कैपेसिटर है, प्रेरकत्व है, और साथ में बैटरी हमने लगा दी। तो हमने क्या देखा
परिपथ में जब एक से अधिक उपकरणों को हम जोड़ देते हैं तो इस प्रकार जो संरचना का निर्माण होता है, लेकिन संरचना कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लोज या बंद होनी चाहिए। तो इस संरचना को हम नेटवर्क या जाल कहते हैं। तो देखो अपन कह सकते हैं इसके अलावा हम इसमें और भी देखो इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं हमारे पास, जैसे कि संधारित्र है, ये तो हमने जोड़ दिया। प्रेरक तो है अपने पास, प्रतिरोध है। इसके अलावा देखो हम इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर और भी जो अन्य उपकरण हैं वो इसमें जोड़ सकते हैं अपन। और फिर जोड़ने के साथ साथ में हम क्या करेंगे, साथ में बैटरी लगा के इसको बिल्कुल बंद करेंगे, और बंद रहेगा तो ये जो अपनी संरचना है ये क्या कहलाएगी, जाल कहलाएगी। सिंपल सी बात है। देखो जाल को समझने में मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अपना जाल की संरचना है, नेटवर्क। आगे ये बात समझ में। तो ये तो हमारे पास था जाल। आगे बात समझ में। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास विद्युत स्रोत। और विद्युत स्रोत के आधार पर अपन बात करने वाले हैं कि जो अपने पास जो नेटवर्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे अपन। किसके, जाल के प्रकार। जाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जाल के प्रकार। और जाल के प्रकार किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं, जाल के जो प्रकार पढ़ेंगे अपन वो पढ़ने वाले हैं अपन विद्युत स्रोत के आधार पर। विद्युत स्रोत, तो जाल के प्रकार हमारे पास विद्युत स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, देखो देखना यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, देखो पहला है हमारा, उसका नाम है सक्रिय जाल। कौन सा है, सक्रिय जाल, ठीक है। और दूसरा है हमारा निष्क्रिय जाल, ठीक है, निष्क्रिय जाल। 2 प्रकार होते हैं हमारे पास जाल के, किसके आधार पर, विद्युत स्रोत के आधार पर। तो सक्रिय जाल है और एक निष्क्रिय जाल है। इसको समझते हैं भाई, सक्रिय जाल क्या होता है और निष्क्रिय जाल क्या होता है। बिल्कुल यार सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हैं। ये क्या है, बेसिक है। जब अपन इसको थ्योरम्स में, नेटवर्क थ्योरम्स हैं उसमें अपन यूज़ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अपन इनको पहले ही समझ लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे पास। सक्रिय जाल है हमारे पास। अब सक्रिय जाल में क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है। जिस जाल के अंतर्गत, जिस नेटवर्क के अंतर्गत यदि बैटरी उपस्थित होगी या विद्युत स्रोत उपस्थित होगा, या विद्युत स्रोत की अपन बात करेंगे, विद्युत जो स्रोत होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। आपने अभी तक मेरे हिसाब से विद्युत स्रोत 2 प्रकार के नहीं पढ़े होंगे, ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। क्योंकि वैसे नॉर्मली आपको पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको डिफरेंस उसमें पता नहीं होगा। अपन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं सक्रिय जाल की। तो सक्रिय जाल क्या होता है, सक्रिय जाल वो जाल होता है जिसके अंतर्गत, ये अपना जाल है ना, सेम टू सेम ये जाल की यहाँ पे फोटोकॉपी उतार दो यहाँ पे। क्योंकि देखो इसके अंतर्गत देखिए हमने बैटरी इसमें उपस्थित करवा दी थी। तो जिसके अंतर्गत, जिस जाल के अंतर्गत यदि बैटरी उपस्थित होगी, कोई भी विद्युत स्रोत उपस्थित होगा, ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वो सक्रिय होगा। क्योंकि उसमें अंदर करंट बह रहा है। यदि करंट या धारा प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, वो जाल कैसा होगा, सक्रिय जाल कहलाता है। आगे बात समझ में। तो सक्रिय जाल की डेफिनेशन आपको मिल गई। अब बात करते हैं निष्क्रिय जाल की। तो मेरे हिसाब से देखो निष्क्रिय जाल तो आपको वैसे ही पता लग जाना चाहिए निष्क्रिय जाल की परिभाषा क्या होगी। क्योंकि निष्क्रिय जाल वह जाल होगा जिसके अंतर्गत बैटरी की उपस्थिति नहीं होगी। बैटरी का मतलब विद्युत स्रोत की उपस्थिति नहीं होगी। जब भी आपसे कोई एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप वहाँ पे बैटरी ना लिखकर वहाँ पे क्या लिखोगे, विद्युत स्रोत का उपयोग करना। क्योंकि विद्युत स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। आगे बात समझ में। तो इसलिए आप उसमें बैटरी का उपयोग ना करके आप किसका उपयोग कीजिएगा, वहाँ पे आपको उपयोग करना है विद्युत स्रोत का। तो देखो सिंपल सी बात है। अब विद्युत निष्क्रिय जाल में देखते हैं अपन कि हमारे पास ये सारे उपकरण हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास कैपेसिटर है और ये अपने पास एल कुंडली प्रेरक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ये नेटवर्क ओपन है, क्लोज नहीं है। तो ओपन है और इसमें हमने कोई भी विद्युत स्रोत लगाया नहीं है, तो ये हमारे पास निष्क्रिय जाल हो जाएगा। अर्थात इसके अंतर्गत अपन ने बैटरी नहीं जोड़ी है। आगे बात समझ में। और यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे, यदि अपन सर्किट को अगर ओपन रखते हैं तो कोई बात नहीं, अगर अपन सर्किट को क्लोज भी कर देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर बैटरी या विद्युत स्रोत तो लगाया ही नहीं है। तो इसलिए हमारा जो जाल होगा नेटवर्क वो कैसा होगा, निष्क्रिय जाल होगा।
तो हमने नेटवर्क पढ़ा, नेटवर्क के 2 टाइप पढ़े, किसके आधार पर, विद्युत स्रोत के आधार पर पढ़े। और अपन बात करते हैं, देखो हमने सक्रिय जाल पढ़ा, निष्क्रिय जाल पढ़ा है, ठीक है। सक्रिय जाल में बैटरी उपस्थित होगी और निष्क्रिय जाल में बैटरी उपस्थित नहीं होगी। अब देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत स्रोत की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो विद्युत स्रोत होता है ना, जो हमारे पास बैटरी की अपन बात कर रहे हैं, विद्युत स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। आपने पहले नहीं पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, शानदार टॉपिक है। आपसे कोई भी बेसिक रूप में या नॉलेज के लिए आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बताओ भाई बैटरी, बैटरी नहीं, बार बार बैटरी का नाम आ रहा है, बैटरी का उपयोग नहीं करेंगे अपन, यहाँ पर विद्युत स्रोत का उपयोग करेंगे। विद्युत स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है बेसिक रूप में। अब देखो अपन पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक रहेगा अगला वो बेसिक का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक्स आपसे कोई भी 12th में हो अगर आप, तब भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब तो खैर 12th में कैसे जाओगे, आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है आपसे पूछ ले नॉर्मली, तो आपको जवाब आना चाहिए इसका, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, वैसे तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए। विद्युत स्रोत, अब देखो हमारे पास विद्युत स्रोत अपन पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक सेट हो गई है एक चीज़ कि हमारे पास विद्युत स्रोत होता है ना, वो बैटरी होती है। अपन जब भी अपन सर्किट का निर्माण करते हैं उसमें अपन किसका उपयोग कर लेते हैं, बैटरी का उपयोग करते हैं। तो अपने दिमाग में जो मेंटलिटी सेट हुई है वो तो हो गई है कि बैटरी एक विद्युत स्रोत है, लेकिन हमें रियलिटी में पता नहीं है कि विद्युत स्रोत है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक सोर्स, इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत स्रोत, ठीक है। तो देखो विद्युत स्रोत भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो नाम भी आपको पता होना चाहिए, और इसके बाद में हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो हमारा नाम आता है ना, वो आता है वोल्टेज स्रोत का। आपको, चलो आपने नॉर्मली नाम भी सुना होगा वोल्टेज स्रोत का, लेकिन आपको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। वोल्टेज स्रोत, और एक अपन बात करते हैं करंट स्रोत या धारा स्रोत की बात करते हैं अपन, ठीक है। धारा स्रोत या करंट स्रोत की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और वोल्टेज स्रोत की बात करेंगे और करंट स्रोत की इधर डालेंगे। इस प्रकार अपन दोनों का क्लासिफिकेशन करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में 1 नंबर की डेफिनेशन में पूछ सकता है भाई। सेकंड ईयर में भी आपसे 1 नंबर की डेफिनेशन में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और वैसे आपकी जो नॉलेज है उसको तो आपको बढ़ाएगा साथ के साथ। तो वोल्टेज स्रोत, और अपन बात करते हैं किसकी, करंट स्रोत की, करंट स्रोत या धारा स्रोत की बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन एक पॉइंट डालते हैं, पॉइंट के हिसाब से अपन दोनों में डिफरेंस को चेक करते हैं। अब देखो अपन इसमें डिफरेंस देखते हैं वोल्टेज स्रोत और करंट स्रोत में। तो वोल्टेज स्रोत क्या होता है, ध्यान से देखना, वह विद्युत स्रोत, वोल्टेज स्रोत क्या होता है, वह विद्युत स्रोत, एक ऐसा विद्युत स्रोत की अपन बात करते हैं, वह विद्युत स्रोत जिसमें क्या होता है, जिसमें लोड प्रतिरोध की अपन बात करते हैं। आपको पता है लोड जो प्रतिरोध होता है हमारे पास, जिसको अपन L से प्रदर्शित करते हैं, लोड प्रतिरोध जो हमारे पास होता है, यदि लोड प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध के जो अपना इंटरनल इम्पीडेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इम्पीडेंस नहीं रेजिस्टेंस, आंतरिक जो हमारा प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। तो क्या हो, लोड प्रतिरोध किसके, लोड प्रतिरोध है हमारे किसके, आंतरिक जो हमारा प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, मतलब बिल्कुल ऐसे जुड़ा हो, किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, ठीक है। यानी कि लोड प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं अपन, कौन सा विद्युत स्रोत बोलते हैं, वोल्टेज विद्युत स्रोत बोलते हैं। इसी प्रकार देखो अगर अपन इधर बात करें, एक ऐसा विद्युत स्रोत जो अपना धारा स्रोत होता है, एक ऐसा विद्युत स्रोत होता है जिसके अंतर्गत जो हमारा लोड प्रतिरोध होता है, लोड प्रतिरोध जिसको अपन L से प्रदर्शित करते हैं, लोड प्रतिरोध होता है वो हमारा जुड़ा होता है किसमें,
समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किसके? आंतरिक प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सिंपल लोड प्रतिरोध होता है वो आंतरिक प्रतिरोध के किस में जुड़ा होता है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। किसमें? समांतर क्रम में। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहता समांतर क्रम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल दोनों में अंतर करके, दोनों में डिफरेंस करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा कि वोल्टेज स्रोत क्या होता है जिसमें लोड प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है आंतरिक प्रतिरोध के। लेकिन यहाँ पे करंट स्रोत में क्या होता है? लोड प्रतिरोध होता है वो समांतर क्रम में, यानी यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ा होता है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। तो दोनों में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। आपसे अंतर भी पूछ सकता है किसमें? एग्जाम में। तो ये आपको मेरे हिसाब से पहले पता नहीं होगा, लेकिन अब आपको पता चल चुका है। लेकिन देखो विद्युत स्रोत जो हमारा वोल्टेज स्रोत होता है ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी हमारे पास दो प्रकार का होता है। हमारा जो इसका पहला टाइप होता है वो होता है आदर्श। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आदर्श वोल्टेज स्रोत। एक होता है आदर्श और एक होता है हमारे पास वास्तविक। ठीक है, एक होता है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक की बात करते हैं। तो देखो आदर्श में क्या पढ़ेंगे? आदर्श की बात यह है जिसके अंतर्गत यदि अपन बात करते हैं आदर्श जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स होगा उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत आदर्श में जो आंतरिक प्रतिरोध होगा अपन इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। आंतरिक जो प्रतिरोध होता है इसको अपन स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आदर्श विद्युत स्रोत के अंतर्गत, आदर्श विद्युत स्रोत नहीं, आदर्श वोल्टेज स्रोत के अंतर्गत आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है। तो इसको बोलते हैं अपन आदर्श वोल्टेज स्रोत। ठीक है। और वास्तविक स्रोत क्या होगा? वास्तविक स्रोत होगा हमारे पास एक ऐसा वोल्टेज स्रोत होगा जिसके अंतर्गत आर का कुछ न कुछ मान तो हमें मिलेगा, अर्थात हमें आर का जो मान है वो शून्य नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं अपन वास्तविक वोल्टेज स्रोत। इसी प्रकार यहाँ पे करंट स्रोत में भी क्या होता है? यहाँ पे भी दो प्रकार का होता है। वही अपने पास आदर्श होता है एक तो, ठीक है, आदर्श करंट स्रोत, आदर्श धारा स्रोत, और अपने पास एक और होता है अपने पास वास्तविक होता है। इसमें भी दोनों सेम प्रकार के होते हैं, वास्तविक करंट सोर्स। ठीक है, वास्तविक धारा स्रोत। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? देखो यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी वो क्या लिख देते हैं कि यहाँ पे भी आर का मान 0 होगा। लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसमें? समांतर क्रम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे समांतर क्रम की बात कर रहे हैं, और समांतर क्रम में अगर आर का मान अपन 0 करेंगे तो वहाँ पे तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। इसलिए अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो आर का जो मान होगा ना, आर का जो मान होगा, आंतरिक प्रतिरोध का जो मान होगा वो हमारे पास यहाँ पे इन्फाइनाइट होता है। ये यहाँ पे गलती कर जाते हैं कई बार बच्चे, क्योंकि फ्लो में लिख देते हैं हाँ भाई। ठीक है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि करंट स्रोत में, आदर्श विद्युत स्रोत में अपन बात करते हैं वहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध आर का मान इन्फाइनाइट अनंत होता है। और यहाँ पे वास्तविक में क्या होता है? वास्तविक के अंतर्गत आर का जो मान होता है वो कैसा होता है? परिमित होता है। कुछ न कुछ मान होता है, लेकिन कैसा होता है? फाइनाइट आर का मान हमें वैल्यू मिलती है। तो देखो कितना शानदार टॉपिक मैंने आपको बताया विद्युत स्रोत के बारे में। आपको पहले इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन अब देखो कितना शानदार टॉपिक था वोल्टेज स्रोत और करंट स्रोत। ठीक है, वोल्टेज स्रोत और करंट स्रोत के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब देखो कितना शानदार तरीके से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो देखो वोल्टेज स्रोत था, ये आपको पता होना जरूरी है। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ अपनी जो बेसिक हैं, अपना जो शब्दकोश है किसका? इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है, और देखो अगला जो टॉपिक है ना वो हमारा एक नहीं है, हम एक साथ 3 टॉपिक कवर करेंगे। 3 टॉपिक मतलब क्या है कि मैंने आपको 3 शब्दों को समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 वर्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर आते हैं, और वैसे आप इनको पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब इसमें अंतर देखते हैं क्योंकि ये शब्द बार बार हमारे पास आएंगे। जैसे पहला जो हमारा शब्द है उसका नाम है प्रतिरोध। इससे आप परिचित हो, ठीक है, इसको आप जानते हो। जब से आपने मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है ये स्टार्ट हो जाता है 10th क्लास से, तो वहाँ से भी आपने प्रतिरोध को पढ़ते आए हो। ठीक है, प्रतिरोध के अलावा आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, प्रतिरोध के अलावा हमारे पास 2 टॉपिक और हैं जिसके बारे में आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। एक है हमारे पास प्रतिघात, इसके बारे में भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा।
उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे उसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक और हमारे पास आता है जिसका नाम है हमारे पास प्रतिबाधा। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, प्रतिघात है, प्रतिबाधा है हमारे पास, ठीक है। तो देखो एक तो हमारे पास है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ठीक है। और इसके अलावा देख लो आप इनको देख लेना क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेरे को वैसे पता नहीं है, ठीक है। और प्रतिबाधा को तो इम्पीडेंस बोलते हैं प्रतिबाधा को, ठीक है। और इसको देख लेना प्रतिघात को क्या कहते हैं, ठीक है। अपन देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिरोध की। डेफिनेशन क्या होती है, देखो सिंपल सी बात है, प्रतिरोध हमारे पास होता है, क्या होता है, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह के मार्ग में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार देखो प्रतिघात है हमारे पास, इसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे पास प्रतिबाधा होती है वो इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखो ऐसे डिफरेंस करके पढ़ते हैं ना, उसमें क्या है कि जल्दी याद होता है और बिल्कुल एकदम माइंड में क्लियर रहती हैं चीज़ें डिफरेंस में। वैसे मैं आपको बिल्कुल एक एक करके बता देता, लेकिन उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहता कि एक्स किसको बोलते हैं, जेड किसको बोलते हैं, आर तो वैसे पता है आपको, लेकिन इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो अब देखो डिफरेंस करने से आपको बिल्कुल पता चल गया कि यहाँ पे प्रतिरोध को आर से, प्रतिघात को एक्स से और प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं कि हमारे पास आर तो सिंपल है कि ये अपने पास कैसी राशि होती है, एक वास्तविक राशि होती है, आपको पता है, ठीक है। एक वास्तविक राशि होती है, वास्तविक राशि होती है। कैसे, क्योंकि देखो वास्तविक राशि कैसी होती है, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत है हमारे पास विद्युत, ठीक है। देखो हमारे पास प्रतिरोध एक वास्तविक राशि होती है। क्यों होती है, आपको पता है कि किसी भी वायर के अंदर अपन विद्युत आवेश अगर प्रवाह होता है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वहाँ पे आपको पता है कि उसके मार्ग में प्रतिरोध बाधा डालता है, तो वह एक वास्तविक राशि होती है। उसका मान हमें, उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब वास्तविक राशि का मतलब क्या होता है, जिसको अपन गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वास्तविक राशि हो गई। लेकिन जो प्रतिघात होती है ना, ये हमारे पास काल्पनिक होती है। प्रतिघात होती है ये हमारे पास कैसी राशि होती है, काल्पनिक राशि होती है, ठीक है, काल्पनिक राशि होती है। अपन इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, कहने का मतलब इसकी गणना नहीं कर सकते, तो ये काल्पनिक होती है। और जो ये होती है ना प्रतिबाधा, ये क्या होती है, दोनों का संयोजित होती है, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है। ये क्या होती है, संयोजित होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन संयोजित राशि बोलते हैं इसको, ठीक है, संयोजित बोलते हैं। उसके बाद में देखो बात करते हैं अपन कि हमारे पास प्रतिरोध तो सिंपल ये होता है, लेकिन प्रतिघात हमारे पास क्या होता है कि ये दो प्रकार का होता है, आपको पता हो तो। प्रतिघात है हमारे पास, एक तो होता है प्रेरणिक प्रतिघात, जिसको अपन एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है ये होता है हमारे पास प्रेरणिक प्रतिघात, ठीक है। और एक हमारे पास होता है धारतीय प्रतिघात, जिसको अपन एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है ये, धारतीय प्रतिघात, ठीक है। और उसके बाद में देखो हमारे पास जो प्रतिबाधा होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है, दोनों का संयोजित रूप होती है, अर्थात प्रतिरोध और प्रतिघात का संयोजित रूप प्रतिबाधा होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास क्या होता है, इसको अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं, और जेड बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर क्या है भाई, प्रतिरोध, और यहाँ पे ये होगा अपने पास आयोटा एक्स। अब यहाँ पे आयोटा आपको पता है, ठीक है, सम्मिश्र संख्या होती है। तो अब ये कैसे होती है, काल्पनिक राशि होती है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये वास्तविक है, ये अपना काल्पनिक पार्ट है, अर्थात दोनों का क्या है, संयोजित रूप है प्रतिबाधा। तो ये अपना फॉर्मूला होता है। और अपन बात करते हैं यदि मॉडुलस की अपन बात करते हैं, मॉडुलस जेड अपन बात करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है हमारे पास वो क्या होती है, वो होती है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने देखो प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में डिफरेंस यहाँ पे अपन ने देख लिया है, ठीक है। ये अपने क्या है कि बिल्कुल बेसिक था, और इसमें आपको प्रतिघात के बारे में, प्रतिबाधा के बारे में जानना जरूरी था। तो आपने इनके फॉर्मूले देखे और किससे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अपन को जब अपन आगे इनका यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है पहले, इसका रिविजन कर लिया है, ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हैं इसी के साथ में।
और देखो इसी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो एक्सेल होता है ना, एक्सेल जो अपन बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं इसको, ये अपने धारा नियंत्रक के रूप में काम लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले नॉर्मली तो धारा नियंत्रक के रूप में अपन बात करते हैं, वो अपन बात करते हैं एक्सेल का। और एक्ससी जो हमारा होता है वो होता है वोल्टेज नियंत्रक। क्या होता है? वोल्टेज नियंत्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इनका उपयोग लेते हैं कि जो एक्सेल होता है हमारे पास वो होता है धारा नियंत्रक, और जो एक्ससी होता है हमारे पास वो क्या होता है? वो होता है वोल्टेज नियंत्रक होता है। ठीक है, तो ये आपसे नॉर्मली एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि एक्सेल क्या काम होता है, एक्ससी का क्या काम होता है, तो आप इस प्रकार बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ देखो हमारा जो अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्रवेशिता। क्या बोलते हैं इसको? प्रवेशिता बोलते हैं इसको। और इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो अपन बात करते हैं। जो हमारे पास प्रवेशिता होती है ना, ये प्रतिबाधा जो अपन ने पढ़ा है जेड, उसका व्युत्क्रम होती है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। इसको अपन वाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वाई से इसको प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो हमारे पास प्रतिबाधा थी, प्रतिबाधा जो जेड थी, तो जेड का जो व्युत्क्रम होता है उसको अपन बोलते हैं प्रवेशिता। तो जेड का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? प्रवेशिता कहलाती है। बिल्कुल। अब देखो मैं बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट रूप में लिख रहा हूँ, आपको नोट्स में टेलीग्राम पे वहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ से आप इसका बिल्कुल डेफिनेशन के साथ में वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे देखो पूरा लिखने से कोई मतलब है नहीं। देखो प्रवेशिता आपको समझ में आ गई, इसको वाई से प्रदर्शित करते हैं, और ये जेड का यानी कि प्रतिबाधा जो अपन ने पढ़ी थी उसका व्युत्क्रम होता है। देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा। इसी के साथ जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है रेखिक प्रतिबाधा। अभी अपन ने क्या पढ़ी? प्रतिबाधा पढ़ी थी। लेकिन अब बात करते हैं अपन यहाँ पे रेखिक लीनियर इम्पीडेंस प्रतिबाधा। लीनियर इम्पीडेंस, रेखिक प्रतिबाधा। अब देखो ये क्या होती है। देखो रेखिक जो प्रतिबाधा होती है ना, वह प्रतिबाधा होती है जो ओम का नियम का पालन करे। रेखिक प्रतिबाधा क्या होती है? जो ओम के नियम का पालन करे। ओम के नियम का पालन करे, नियम का पालन करे। ठीक है, ओम के नियम का पालन करे अर्थात अपन क्या कहते हैं कि जब अपन क्या करते हैं वोल्टेज, जब अपन वोल्टेज व करंट के मध्य अपन एक क्या कहते हैं सीधी लाइन, अर्थात अपन क्या करते हैं इनके मध्य अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो हमें सीधी लाइन प्राप्त हो। अर्थात बिल्कुल अपन जानते हैं ना कैसे मिलती है रह के। यहाँ पे देखो हम जब अपन करंट और वोल्टेज के मध्य से वी आई वक्र होता है हमारे पास, ठीक है, तो ये अपने पास कैसे मिले? बिल्कुल ऐसे मिलनी चाहिए, अर्थात सीधी लाइन प्राप्त होनी चाहिए, उसको बोलते हैं रेखिक प्रतिबाधा। ठीक है, और इसके उदाहरण की बात करें, इसके एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो देखो प्रतिरोध हो गया हमारे पास, एक हमारे पास कैपेसिटर हो गया, एक हमारे पास एल हो गया। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण होते हैं किसके? रेखिक प्रतिबाधा के। इसी के साथ देखो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है हमारे पास? अरेखिक प्रतिबाधा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अरेखिक प्रतिबाधा। अब अरेखिक प्रतिबाधा क्या होगी? इसका उल्टा होगी, अर्थात जो ओम का नियम का पालन न करे, जो ओम के नियम का पालन न करे, ओम का नियम का पालन न करे, इसको बोलते हैं अपन अरेखिक प्रतिबाधा। और उसी के साथ में देखो यहाँ पे V व I के मध्य जो वक्र खींचेंगे अपन, वो हमें सीधी लाइन में प्राप्त नहीं होगा। और इसके जो उदाहरण हैं, इसके जो उदाहरण होंगे आपको पता है, 12th क्लास में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा था 12th क्लास में ओमीय पदार्थ, अनोमीय पदार्थ। ठीक है, अनोमीय जो अपने उनके पढ़ते थे अपन, उपकरण पढ़ते थे, ओमीय उपकरण और अनोमीय उपकरण पढ़ते थे आप। तो जैसे ओमीय का मतलब तो जो ओम के नियम का पालन करे, और अनोमीय का मतलब होता है जो ओम के नियम का पालन न करे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका जो उदाहरण अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? देखो डायोड पढ़ा था, आपको पता हो तो डायोड पढ़ा था, और एक पढ़ा था ट्रांजिस्टर पढ़ा था अपन ने। ठीक है, ट्रांजिस्टर, और उसके अलावा देखो ट्रायोड, डायोड था, ट्रायोड साथ में अपने पास। ठीक है, ये इसके अपने पास क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं किसके? अरेखिक प्रतिबाधा के। तो अपन ने तीन टॉपिक और पढ़े। प्रवेशिता क्या होती है? जेड का उल्टा, इसको वाई से प्रदर्शित करते हैं। रेखिक ओम के नियम का पालन करे, अरेखिक ओम के नियम का पालन नहीं करे। उदाहरण है RCL, ठीक है, LCR अपन पढ़ते थे सर्किट, ठीक है आपको याद हो तो। और अरेखिक प्रतिबाधा जो कि क्या होता है? ओम के नियम का पालन न करे, और इसके उदाहरण हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड।
ठीक है। अब देखो इसी के साथ में अपने साथ में एक और अपने पास प्रतिबाधा होती है जिसका नाम है हमारे पास द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। आपको आगे काम आएगी अभी इसी लेसन के अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट में। देखो अभी तक देखो मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। और ये पढ़ना ज़रूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो एक टॉपिक और है हमारे पास जिसको अपन नाम देते हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। देखो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा वह प्रतिबाधा होती है जिसमें देखो द्विपार्श्विक प्रतिबाधा वह प्रतिबाधा होती है जिसमें अगर अपन धारा का मान, अगर अपन किसका करंट आई का मान नहीं धारा की दिशा कि अगर अपन डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अगर उसकी दिशा परिवर्तित कर देते हैं, फिर भी प्रतिबाधा का मान परिवर्तित नहीं होता है। प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित हो रहता है। कैसा होता है? अपरिवर्तित रहता है। यानी कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा वह प्रतिबाधा होती है जिसमें अगर धारा की दिशा अगर अपन चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, धारा की जो दिशा है वो क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं तो प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है फिर भी, तो उसको बोलते हैं अपन द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। आगे बात समझ में। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि भाई धारा की दिशा अपन चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना। जिस पे भी मैं अगर स्टार लगा दूँ ना उसको ये मान लो कि आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और वो बहुत थोड़ी सी काम की चीज़ है आपके लिए। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है, इसका मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अपन धारा की दिशा परिवर्तित कर देते हैं फिर भी प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है। अब ये आप सोच रहे होगे कि ये कैसे क्या संभव है कि भाई धारा का दिशा, मतलब आपको कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आए तो और भी बेहतर होगा, लेकिन मैं भी आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा, इंतज़ार करें। इसका अपन उपयोग करेंगे सीधा नेटवर्क थ्योरम्स में, जाल प्रमेय में जब इसका अपन उपयोग करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा अपन ने पढ़ी थी और वहाँ से आप सीधा यहाँ से लिंक करोगे आप, और फिर तब पता चलेगा आपको उदाहरण के माध्यम से कि जब अपन धारा की दिशा को चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, फिर भी प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब अपन नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा को, ठीक है। अब देखो इसका जो अगला टॉपिक है इसी का आगे देखते हैं। अगर देखो इसी में अपन बात कर देते हैं ना, तो देखो हमारे पास जैसे 2-3 उपकरण हैं। जैसे हमारे पास कैसा है, ट्रांजिस्टर पढ़ा है अपने, डायोड पढ़ा है। देखो उदाहरण से समझना, आपको समझाने की थोड़ी सी मैं कोशिश कर देता हूँ यहाँ पे अभी कि देखो हमारे पास एक तो डायोड होता है और एक आपने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर। ये 12th लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, आपने पढ़ा होगा डायोड और ट्रांजिस्टर 12th लेवल पे पढ़ा होगा। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि इनमें जो बाइसिंग होती है वो कैसी होती है, रिवर्स बाइसिंग होती है। आपको पढ़ा हो तो पश्च बायस पर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, ये पश्च बायस पर काम करते हैं, ठीक है, रिवर्स बायस पे काम करते हैं। तो इसलिए इनमें द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो बाइसिंग होती है वो कैसी होती है, रिवर्स बाइसिंग होती है, पश्च बायस पर काम करते हैं डायोड ट्रांजिस्टर, इसलिए द्विपार्श्विक प्रतिबाधा इनमें काम नहीं करती है। किसमें? डायोड और ट्रांजिस्टर में। लेकिन और जैसे कोई उपकरण है हमारे पास, प्रतिरोध, ठीक है, और संधारित्र हो गया, प्रेरक हो गया, तो इन सभी में द्विपार्श्विक प्रतिबाधा उपस्थित होती है। आगे बात समझ में और डिटेल से अपन बात करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स में, जाल प्रमेय में जब अपन सोल्व करेंगे तब और भी आपको ढंग से समझ में आएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक हमारे पास शब्द आएगा जब अपन यहाँ पे नेटवर्क थ्योरम्स को अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक शब्द आएगा जिसका नाम है पास, ठीक है। तो जो पास शब्द है उसका मतलब भी आपको समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि जब अपन थ्योरम्स को इसी के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट में जब अपन सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे अपन को शब्द मिलेगा पास।
तो हमें क्या है कि इस पास शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए, तभी तो हमें समझ में आएगा। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको, देखो ध्यान समझना। जब अपन ने क्या पढ़ा था, जब अपन ने जाल पढ़ा था, नेटवर्क पढ़ा था, जाल, ठीक है। तो जाल के अंतर्गत एक बंद परिपथ, जाल के अंतर्गत अपन बात करते हैं, एक बंद परिपथ होगा हमारे पास। जाल के अंदर क्या होगा, एक हमारे पास क्लोज सर्किट होगा, बंद परिपथ होगा जो कि शाखाओं के द्वारा निर्मित होगा, शाखाओं के द्वारा। अब ये होगा कि शाखाएं क्या होती हैं, ब्रांच क्या होती हैं, तो इसको भी अपन समझेंगे, लेकिन इसको समझो एक बार ध्यान से कि जाल के अंतर्गत एक बंद परिपथ होगा जो कि शाखाओं के द्वारा निर्मित होगा, शाखाओं के द्वारा निर्मित होगा। तो देखो अपन बात करते हैं, ये जाल के अंतर्गत बंद परिपथ होगा, और बंद परिपथ होगा जो कि शाखाओं के द्वारा निर्मित होगा। तो इसको अपन बोलते हैं, जो शाखाओं के द्वारा निर्मित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पास या लूप कहते हैं उसको अपन। ये शब्द आपने कई बार सुने भी होंगे कि पास के बारे में भी सुना होगा, अपने लूप के बारे में भी सुना होगा। तो देखो ध्यान से कि जाल के अंतर्गत, वापस बोलता हूँ मैं आपसे कि जाल के अंतर्गत कोई बंद परिपथ होगा, क्लोज सर्किट होगा जो कि शाखाओं के द्वारा निर्मित होगा, इसको अपन बोलते हैं पास या लूप कहते हैं। आगे बात समझ में, लेकिन ये समझ में तो तब आएगा जब आपको शाखाएं समझ में आएंगी। सही बात है कि नहीं, कि ब्रांच क्या होती हैं। देखो मैंने कहा आपसे यहाँ पे कि भाई देखो ब्रांच क्या होती है। देखो अब उदाहरण से समझते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल का मतलब एक सर्किट बनाते हैं अपन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन एक चित्र बनाते हैं। अब यहाँ पे अपन ने एक चित्र बना लिया, जैसे कि मान लो अपन ने ये चित्र बना लिया। यहाँ पे अपन ने ऐसे कर करके यहाँ पे अपन ने क्या जोड़ दिए, रेजिस्टेंस जोड़ दिए, प्रतिरोध जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो हमने भूल गए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक बैटरी भी जोड़नी पड़ेगी। देखो जोड़ दी बैटरी हमने, ठीक है। तो बैटरी हमने यहाँ पे एक जोड़ दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है। फिर अपन ने क्या करा, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे जैसे ये मान लो ये R1 हो गया, ये अपने पास ये R2 हो गया, ये अपने पास क्या हो गया R3 हो गया। तो हमने क्या देखा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन बना दी, ये बना दी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक लाइन और बना दी, ठीक है। तो हमने क्या करा, देखो इसको नाम दे दिया सिंपल, जैसे मान लो A B C D और E F G H नाम दे दिया। आगे बात समझ में। तो अब पास क्या है इस डायग्राम के अंतर्गत, ये अपने पास क्या एक परिपथ है, परिपथ है। अरे कैसा परिपथ है, एक नेटवर्क जाल परिपथ है ये अपने पास। क्योंकि देखो इसमें अपन ने बैटरी जोड़ रखी है, उसके अलावा देखो अपन यहाँ पे एक से ज़्यादा अपन ने क्या जोड़ रखे हैं, अपन ने यहाँ पे प्रतिरोध को जोड़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जाल परिपथ है, जाल परिपथ के अंदर पास को अगर अपन डिफाइन करते हैं तो देखो पास कौन कौन सा है। अपन ने डेफिनेशन में क्या लिखा है, एक जाल है, जाल में बंद परिपथ होगा, बंद परिपथ के साथ साथ में वो शाखाओं के द्वारा निर्मित होना चाहिए, किसमें, ब्रांचों के द्वारा। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे अपन को ब्रांच समझनी पड़ेगी। अब ब्रांच क्या होती है, देखो इसी डायग्राम की सहायता से अपन ब्रांच को समझते हैं। किसको, शाखाओं को समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्रांच, शाखा। ब्रांच या शाखा क्या होती है, ब्रांच या शाखा वो होती हैं जिसके अंतर्गत, देखो ध्यान से देखना, जाल का वह भाग, हमारे पास ये जाल है, जाल का एक वह भाग जिसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहे। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मान लो अपन ने एक बैटरी कनेक्ट करी है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास ए है, ये बी है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि ए से लेकर बी तक में एक सीधी लाइन है और साथ में पे हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इस लाइन के अंतर्गत जो करंट है उसका डिवीजन नहीं हो रहा है। अर्थात ब्रांच क्या होती है, जाल के अंतर्गत, जाल हमारे पास है एक, क्या है हमारे पास, नेटवर्क है। जाल के अंतर्गत एक ऐसा भाग उपस्थित होगा, एक ऐसा भाग जिसमें करंट की वैल्यू, हमारे पास जो करंट होगा उसकी वैल्यू, जिसमें क्या रहे, करंट की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझो इस बात को, देखो ध्यान से समझो कि जाल का वह भाग जिसके अंतर्गत करंट की जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये जाल है हमारे पास, जाल परिपथ है। तो यहाँ पे देखो ए बी है हमारे पास, ए बी क्या है, जाल का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत करंट की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हो आप,
कि जितनी करंट की वैल्यू होगी उतनी होगी, क्योंकि बीच में इसका कोई भी विभाजन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ब्रांच को भी हमने साथ साथ समझ लिया है। और ब्रांच का अगर अपन यहाँ पे देखो उदाहरण देखें, यहाँ पे अगर अपन उदाहरण की बात करें ब्रांच का, तो देखो यहाँ पे अपन इसका ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ए बी जाल का एक ऐसा भाग है जहाँ पर अपने पास जो करंट है उसका डिवीजन नहीं हो रहा है, करंट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। बिल्कुल, तो ब्रांच को समझ लिया। अब देखो पास को समझते हैं। पास है हमारे पास जाल है, ठीक है, एक जाल है, उस जाल में बंद परिपथ होगा। बंद परिपथ देखो कैसे दे सकते हैं अपन, देखो उदाहरण दे लेते हैं अपन, यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास देखो बंद परिपथ होगा। बंद परिपथ देखो हमने ले लिया ए बी जी एच, तो ए बी जी और एच, तो हमने ए बी जी एच ले लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि देखो ए बी बी जी और एच जी ये हमारी क्या है, ब्रांच शाखाएं हैं। तो आपने क्या लिखा है, बस अब तो समझ में आ गया होगा आपके कि जाल का वह भाग जहाँ पे बंद परिपथ में पास क्या होता है कि जाल के अंतर्गत बंद परिपथ जो कि शाखाओं के द्वारा निर्मित होता है, पास या लूप कहलाता है। अब आप देख लो खुद, ए बी जी एच है हमारे पास, वो क्या है, ब्रांच, मतलब यहाँ पे देखो ए बी बी जी और जी एच ये सब शाखाओं के द्वारा निर्मित है, अर्थात बंद परिपथ है जो कि शाखाओं के द्वारा निर्मित है। अगर बंद परिपथ शाखाओं के द्वारा निर्मित होता है तो उसको क्या कहते हैं, पास या लूप कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको देखो पास और ब्रांच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। अब देखो उसके बाद में हमारे पास इसी के अंतर्गत अपन समझते हैं एक और पॉइंट को, उसको बोलते हैं अपन नोड पॉइंट या संधि बिंदु। आपने कई बार पढ़ा होगा भाई, आपने कई बार पढ़ा होगा किसके बारे में, हमने नोड बिंदु के बारे में या संधि बिंदु के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। 12th क्लास में खूब पढ़ा है यार नोड बिंदु के बारे में, संधि बिंदु के बारे में। तो हमारे पास क्या होता है, नोड या संधि बिंदु हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो देखो नोड बिंदु या संधि बिंदु क्या होता है, देखो ध्यान से देखना आप। यहाँ पे नोड या संधि बिंदु क्या कहता है, जाल के अंतर्गत उपस्थित एक ऐसा बिंदु जहाँ पे धारा का विभाजन हो रहा हो, ठीक है, या दो से अधिक शाखाएं आ रही हो या वहाँ से जा रही हो। यानी कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे देखो करंट का विभाजन हो रहा हो, ठीक है, जहाँ पे शाखाएं आके मिल रही हो या वहाँ से शाखाओं का विभाजन हो रहा हो, तो एक ऐसा बिंदु क्या कहलाता है, हमारा नोड बिंदु या संधि बिंदु कहलाता है। तो देखो यहाँ पे आप जाल यहाँ पे देख सकते हो उदाहरण, तो इस जाल के माध्यम से देखो आप यहाँ पे कह सकते हो, देखो बी है हमारे पास, बी हो गया हमारे पास, सी हो गया, ठीक है। ये एक ऐसे बिंदु है हमारे पास जो कि क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देखो धारा का विभाजन भी हो रहा है बी पे, ठीक है। और क्या है कि मतलब यहाँ पे देखो शाखाएं मिल भी रही हैं, शाखाएं जा भी रही हैं। तो देखो सी भी एक ऐसा ही पॉइंट है, यहाँ पे सी भी एक ऐसा ही पॉइंट है जहाँ पे धारा का विभाजन हो रहा है, शाखाएं यहाँ के मिल रही हैं और शाखाएं यहाँ से विभाजित भी हो रही हैं। तो नोड बिंदु क्या हो जाएगा, एक ऐसा बिंदु जहाँ पे धारा का विभाजन हो रहा हो या धारा का विभाजन हो रहा हो और शाखाएं आकर मिले या शाखा का वहाँ से विभाजन हो रहा हो, तो इसको यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, नोड बिंदु या संधि बिंदु। लेकिन देखो यहाँ पे डी है ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो डी है, वहाँ पे कोई भी ब्रांच आके मिल नहीं रही है, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ से जा रही है सीधी और यहाँ पे सीधी निकल गई यहाँ पे, और यहाँ पे धारा का विभाजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे जो डी है हमारे पास, जो डी है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास जो ई है, ये क्या है हमारे पास नहीं है, नोड बिंदु नहीं है। कई बार आपसे कन्फ्यूज करने के लिए कोई पूछ ले कि यहाँ पे जो डी है जो ई है वो क्या है, नोड बिंदु है या नहीं है, तो आप कई बार कन्फ्यूज होते हो, तो आप बता देते हो हाँ भाई डी भी होगा ई भी होगा। लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो करंट यहाँ पे है, वही सेम करंट यहाँ पे है, वही सेम करंट यहाँ पे है। तो इसलिए आराम से आप कन्फ्यूज ना हो और डी और ई को आप नोड बिंदु या संधि बिंदु ना बताएं। आगे बात सुन, उसी को देखो एफ है हमारे पास, जी है, ये संधि बिंदु नोड बिंदु होंगे। देखो आप खुद देख सकते हो। तो इस प्रकार देखो हमने काफ़ी अच्छा बेसिक क्लियर कर लिया। अभी तक हमने शुरू से देखो क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने नेटवर्क के बारे में, जाल के बारे में पढ़ा। जाल दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय जाल, निष्क्रिय जाल होते हैं। उसके बाद में हमने वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करी। वोल्टेज स्रोत दो प्रकार के होते हैं, करंट स्रोत और एक वोल्टेज स्रोत, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, उसके बाद में अपन ने छोटे छोटे डेफिनेशन, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात के बारे में। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, पास, ब्रांच, नोड बिंदु, संधि बिंदु के बारे में पढ़ा। तो देखो आज के लिए बस इतना ही बेसिक काफ़ी रहेगा। और देखो अगला जो टॉपिक रहेगा, देखो अब देखो हमारे पास जो इस चैप्टर का बेसिक था, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जैसे अगला जो वीडियो आएगा, अगला वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें अपन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 1 को। मतलब यहाँ से फिर अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम में जो मैटर आएगा
वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपन देखो अगले वीडियो लेक्चर में आते ही अपन पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। और देखो हमारा जो टॉपिक है ना, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, परिपथ विश्लेषण। तो परिपथों का विश्लेषण या सर्किट का जो एनालाइज करेंगे अपन किन किन माध्यम से करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम सर्किट का जो एनालाइज करेंगे ना, वो हमारे पास किरचॉफ के जो नियम है उनके आधार पर करेंगे। ठीक है, किरचॉफ का लूप नियम हो गया, किरचॉफ का नोड नियम हो गया, तो इनकी सहायता से अपन परिपथ का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद में परिपथ का विश्लेषण फिर इसका जो सेकंड पार्ट है थ्योरम्स के माध्यम से करेंगे। किसके, जो हमारी जाल प्रमेय है उनके माध्यम से परिपथ का विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा। लेकिन अभी तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मतलब काफ़ी ये कम से कम 7-8 तो थ्योरम्स हैं, और उससे पहले 2-3 चैप्टर यहाँ इधर भाग भी है हमारे पास, जो किरचॉफ के नियम हो गए हमारे पास। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। और मैंने जो भी आपको अभी तक यहाँ पे पढ़ाया उसको आपको पढ़ना ज़रूर है, और बिल्कुल शानदार तरीके से बेसिक आपके क्लियर होंगे मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो इन बेसिक को आपको पढ़ना ज़रूरी है, जो भी मैंने आपको आज बताया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और देखो नोट्स की बात करिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप पहले ही अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ, और कॉन्सेप्ट को यहाँ से क्लियर करें वीडियो को देख के। जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है उसको आप वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, और रही बात वीडियो को क्या है कि देखो तेज़ स्पीड में ना देखें, स्लो स्लो देखते रहें, उससे क्या है कि आपको समझ में भी अच्छा आएगा। टारगेट रखें कि आज अपन को इतना पढ़ना है, तो उस हिसाब से आप अपने टारगेट को पूरा करें, और फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग से एक्स्ट्रा बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।